हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में, क्या मेरी आवाज आप लोगों तक सही पहुंच रही है बेटा या नहीं? सभी को नमस्कार, प्रणाम, नमस्ते। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। जल्दी से बताइए बेटा, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? क्या ये क्लियर है? अगर है तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए यस और नो। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। मैं बिल्कुल सही हूं, मेरी सेहत बहुत बढ़िया है और फुली एनर्जेटिक। आज के लेक्चर में मैं आपको तीन चार डाउट आए हैं आप लोगों को, जो मैंने कसम दी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो बहुत सारे बच्चों ने उसको सीरियस भी लिया और सीरियस लेने के बाद उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन भी करे। आई एम वेरी हैप्पी विद यू, मतलब पता नहीं तुम्हारी तरफ से, कि तुम लोगों ने 58 क्वेश्चन में से लगभग 50 क्वेश्चन जो करे हुए हैं। मैं मानता हूं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहे हैं जिनमें आपको डाउट आया है। हो सकता है कि उन क्वेश्चंस को मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया हो सकता है कि वो टॉपिक मैंने नहीं कराया हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आपने देखा होगा जिसमें 4 ऑप्शन दिए थे और वहां पर NaBH4 LiAlH4 ऐसा कुछ रिएजेंट दिखे हुए थे एरो के ऊपर। तो आपको याद रखनी है ये बात कि वो रिएजेंट वाला टॉपिक अभी तक मैंने नहीं करवाया है, इसीलिए आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। उस क्वेश्चन को अभी छोड़ देंगे, आगे चल के जब मैं रिएजेंट पढ़ाऊंगा तो वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। दूसरा, एक क्वेश्चन में देख पा रहा था भाई, हाँ, एक और देखा था मैंने जिसमें आईटी जेई और एडवांस का एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें परसेंटेज पूछा था 55। वो मैं करवाऊंगा, क्योंकि ठीक है, वैसे तो सिलेबस का पार्ट नहीं है तुम्हारे लोगों के, लेकिन फिर भी करवाऊंगा ताकि तुम्हें ये अपने ऊपर भरोसा रहे कि सर हम लोग नोट्स पढ़ने के बाद आईटी जेई के भी क्वेश्चन आसानी से कर लेते हैं और अपने मॉड्यूल के मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो भाई सबसे पहले मैं कुछ डाउट्स क्लियर करूंगा। पहला डाउट क्या है जरा देखिए। आज हम पढ़ेंगे बेटा प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, ये हमारा टॉपिक होगा, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। यहां से हम पार्ट स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है, चलिए अब जरा देखो भाई। सबसे पहले लास्ट क्लास में मैंने आपको क्रैकिंग पढ़ाई थी, क्रैकिंग। और क्रैकिंग में मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर आपके पास हायर एल्केन होगी, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास C10H22 एक एल्केन है, और एल्केन को अगर हम हाई टेम्परेचर पे, ठीक है भाई, एट हाई टेम्परेचर पे, तो हाई टेम्परेचर पे ये डिसोसिएट हो जाती है। आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसको ठीक करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो भी इसके पास फॉर्मूला है, जैसे C10H22, C10H22 का मतलब क्या होगा बेटा, कि यहां पर जैसे ये बॉन्ड टूटेगा, कि मतलब दो पार्ट में, दो से ज्यादा पार्ट में टूट सकता है, तो हो सकता है कि मेरे पास C6H14 प्लस C4H8 ऐसे लेके चलना है। या तो ये बन सकता है, ठीक है भाई, एक बनेगा आपके पास एल्केन और एक बनेगा आपके पास एल्कीन, या फिर यह भी पॉसिबिलिटी हो सकती है और C5H12 और C5H10, हर तरह की पॉसिबिलिटी है। अगर मान लीजिए एल्केन C6 वाली बन रही है तो एल्कीन 4 कार्बन वाली बनेगी। अगर एल्केन 5 कार्बन वाली बन रही है तो एल्कीन 5 कार्बन वाली बनेगी। या फिर एल्केन 4 कार्बन वाली बन रही हो बेटा, C4H10, तो एल्कीन 6 कार्बन वाली बन जाएगी। तो ये मिक्सचर हमें ऑब्टेन होते थे जिसमें हमें छोटे 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 बॉन्डों में टूट जाती थी, छोटी एल्केन्स में, छोटी एल्कीन में टूट जाती थी। ठीक है भाई, तो इसको एक बार ठीक करिए। अब जरा देखो भाई, अगर ये चीज क्लियर हो चुकी है आप लोगों की, अब बढ़ते हम आगे। एक क्वेश्चन ये था जिसमें मैंने बोला था, इन एरोमेटाइजेशन ऑफ एनहेक्सेन द कैटलिस्ट यूज्ड इन। ठीक है भाई, एनसीईआरटी में मेंशन Cr2O3 है। ठीक है, वैसे ये आपके पास ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड है। ट्रांजिशन मेटल का मतलब है डी ब्लॉक वाले मेटल है। तो यहां पर क्रोमियम, वेनेडियम और मोलिब्डेनम, तीनों के तीनों ही बेटा जी सेम तरह से बिहेव करेंगे कैटलिस्ट की तरह। तो यहां पर जो आंसर आप लगाओगे इसको डी कर लेना, ठीक है, ताकि आप लोगों का कभी भी कोई क्वेश्चन गलत ना हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी लग देना, इन तीनों को याद कर लेना। डन है, बहुत बढ़िया। अब जरा देखिए भाई, अब कहानी है प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन की, तो बाद में, पहले मैं डाउट्स क्लियर कर लूं आप लोगों के। अब जरा देखो बेटा, एक बच्चों का क्वेश्चन था 55% यील्ड का। जल्दी से मुझे कंफर्म करके बताइए, क्या ये क्वेश्चन वही है, मतलब परसेंटेज यील्ड वाला ही है जिसमें 25, 85, 17, 87 कुछ ऐसे करके ऑर्डर दिया हुआ था, या कोई और था? बोलो बोलो। हाँ यस, वही है। चलिए
मान लीजिए कि आपके सामने ये मैं कर रहा हूं बेटा जी, ये मेरे पास एल्केन है CH3 CH2 और CH3। इन्होंने कहा कि मेरे पास ये प्रोपेन है और यदि ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करती है। देखो बेटा, मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, हो सकता है वहां पर ब्रोमिनेशन दे रखा हो सकता है एल्केन कोई और दे रखी हो, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया कि कोई एल्केन दे रखी होगी, क्लोरीनेशन दे रखी होगी, और यहां पर दो प्रोडक्ट दे रखे हैं CH3CH CH3Cl और CH3CH2 और CH2Cl। आपको मैंने लास्ट क्लास में ये तो बता दिया था कि हम मेजर और माइनर कैसे निकालते हैं। ये हमारे पास मेजर था और ये हमारे पास माइनर था। चलो प्रूफ भी करके देखते हैं कि कौन सा कितने परसेंट बनेगा और कौन सा नहीं, ठीक है। अब जरा देखो बेटा प्लीज, सबसे पहले आपको यह काम करना है कि जब हम क्लोरीनेशन करते थे तो यहां पर टाइप ऑफ हाइड्रोजन होंगे, और हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री का हाइड्रोजन अगर 1 रिएक्शन करेगा तो 2 डिग्री का हाइड्रोजन क्लोरीनेशन करते हुए 3.8 करेगा, राइट। और 3 डिग्री का कितना करेगा? आप कहोगे सर 5 टाइम रिएक्शन ज्यादा होगी। यही बात क्लियर है। अब जरा देखो बेटा, हमें यहां पर नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है भाई, नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे? आप कहोगे सर 2 है। और नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन इसके अंदर कितने हैं? 6 है। यह आपको क्लियरली बात मैंने समझाई थी। अब जरा देखिए बेटा प्लीज, जब मुझे इतना पता लग चुका और मैंने आपको यहां पर रिलेटिव रेट या रिलेटिव रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए जब कैलकुलेट करवाया था तो क्या करते थे हम लोग कि सर 1 डिग्री के लिए आप लोग क्या करते थे कि जितने भी आपके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, जैसे मान लीजिए 6 है और इसकी रिलेटिव रिएक्शन कितनी है? 1 है, तो 6 इंटू में 1 डिग्री हाइड्रोजन के लिए 6 इंटू में 1 इक्वल टू 6 करते थे। और 2 डिग्री हाइड्रोजन के लिए क्या करेंगे बेटा जी? बोलो कि सर इसकी जो रिएक्टिविटी हो 3.8 टाइम्स है, और हमें पता है कि 2 डिग्री हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, तो आप 2 से रिएक्शन कर दोगे और हमारे पास कितना आ जाएगा? 7.6। कितना आ गया? 7.6। तो यहां तक तो आप लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था। अब अगर मुझे परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज निकालते समय बहुत सिंपल ही तरीका है। मान लीजिए कि हमने यहां पर 2 डिग्री वाला हाइड्रोजन हटाया है इस वाले में, तो इसका परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करोगे? जरा देखिए, सिंपली कुछ नहीं करना है कि जैसे 2 डिग्री हाइड्रोजन हटाया तो यहां पर कितना लिखा है भाई? 2 डिग्री वाले के लिए 2 डिग्री वाले के लिए लिखा है 7.6, तो आप लिखोगे यहां पर इसका 7.6, और टोटल जो ये रिएक्टिविटी थी इनको ऐड कर लेना। ये कितनी हो जाएगी? 13.6 इंटू में 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो इसकी परसेंटेज आ जाएगी। मान लो अगर आपको प्राइमरी हाइड्रोजन को हटाना हो तो प्राइमरी हाइड्रोजन को हटाते समय आपको इसकी परसेंटेज निकालनी हो तो इसकी परसेंटेज बराबर कितनी होगी कि 1 डिग्री हाइड्रोजन का जो रिलेटिव रिएक्शन थी वो कितनी थी? 6 टाइम। डिवाइड आप किससे करोगे बेटा जी? 13.6 से, जो टोटल होगा इन दोनों का जोड़कर, और इंटू में क्या कर देंगे? 100। तो इससे इसकी परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, तो क्या आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? बोलिए बेटा जल्दी से, क्या ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया? यस और नो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो एक और एग्जांपल करके बताना मुझे, उसके बाद हम एल्कीन पे बढ़ेंगे। मान लीजिए कि मेरे पास CH3 C CH3 H CH2 CH CH3 और CH3, और मैं इसका क्लोरीनेशन करना चाहता हूं। आप मुझे पहले ये बता दीजिए, आप मुझे बस ये बता दीजिए बेटा कि यहां पर कितने टाइप के हाइड्रोजन हैं। जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए कितने टाइप के हाइड्रोजन होंगे, कितने टाइप के हाइड्रोजन होंगे बेटा? 3 टाइप के। बिल्कुल सही बात कि सर ये प्राइमरी है, ये 3 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। सबसे पहला काम क्या होता है कि आप ये देख लीजिए, अगर मुझे रिलेटिव रेट निकालना हो किसका? 1 डिग्री हाइड्रोजन का, तो हम लोग क्या करते थे? आप सबसे पहले 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन का रिलेटिव रिएक्शन लिखते थे कि भाई अगर इसकी एक रिएक्शन होगी तो इसकी 3.8 और इसकी 5 टाइम्स होगी, राइट। अब जरा देखो, मान लीजिए कि मेरे पास रिलेटिव रिएक्शन 1 डिग्री की मुझे निकालनी है, तो मुझे पता है कि भाई अगर 1 डिग्री 1 टाइम रिएक्शन करेगा और टोटल मेरे पास कितने होंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन, तो बेटा वो हो जाएंगे हमारे पास 12,
तो ये मेरे पास कितना हो गया 12, राइट। अब मुझे निकालनी है रिलेटिव रिएक्शन ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन। आप देखोगे कि 2 डिग्री हाइड्रोजन सिर्फ यही है, बीच वाले दो, तो मैंने यहां पर 270 सॉरी, और इसकी जो रिलेटिव रिएक्शन है वो 3.8 है, तो 3.8 इंटू में 2 करेंगे तो 7 पॉइंट कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब अगर मुझे रिलेटिव रिएक्शन निकालनी है किसकी बेटा जी, 3 डिग्री हाइड्रोजन की, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन के लिए मैं क्या करूंगा कि 3 डिग्री हाइड्रोजन मेरे पास 2 है, ध्यान से देखिए बेटा जी 2 है, तो यहां पर मैंने 2 और मेरे पास की जो रिलेटिव रिएक्शन है वो कितनी हो जाएगी 5, तो आप यहां पर क्या लिखोगे 5 और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10, ये हमारे पास आ चुका है 10। अब जरा देखो, मान लीजिए कि आपके पास ये 3 अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। एक बार मैंने प्राइमरी को हटाया CH3CH और CH3CH2CH, यहां पर लिखा मैंने CH2Cl और CH3, ये 1 डिग्री वाले केस में था। फिर दूसरा होगा CH3CH CH3, यहां पर CH Cl और CH, इधर मैंने CH3 और ये CH3, ये मैंने प्रोडक्ट तब बनाया जब मैंने 2 डिग्री हाइड्रोजन हटाया था। और इधर CH3C CH3H CH2C Cl CH3 और CH3, और ये आपके पास 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन जब हटा तब बना था। आप लोग क्या करेंगे, हर एक की परसेंटेज निकालने के लिए, मान लीजिए कि मुझे इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो 1 डिग्री वालों का जो भी वैल्यू आया था, जैसे यहां पर 12 आया, तो आप 12 लिखेंगे ऐसे और इन सबको जोड़ लेंगे। इन सबको जब जोड़ोगे आप तो 10 और 12 22, तो ये हो जाएगा आपके पास 29.6, राइट। यही होगा कि नहीं, आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से तो इसके परसेंटेज आ जाएंगे। फिर यहां पर आप देखोगे इसकी वैल्यू कितनी आई थी 7.6, तो इसका परसेंटेज अगर आप निकालोगे तो 7.6 डिवाइड बाय 29.6 इंटू में 100 करोगे तो इसकी परसेंटेज आ जाएगी, राइट। बहुत बढ़िया बेटा। और थर्ड वाले नंबर पे जब आप इसकी परसेंटेज निकालोगे तो आपके पास कितनी आएगी 10 बाय 29.6 इंटू में 100, तो इसकी परसेंटेज आ जाएगी। बस इससे टफ क्लोरीनेशन फ्लोरिनेशन कहीं नहीं हो सकता भाई, एलोजिनेशन। ये क्वेश्चन आईटी जेई और आईटी एडवांस में तब आते थे जब पेपर टफ आता था, ठीक है। आपके मॉड्यूल में दिया हुआ था, आपका डाउट था तो मैंने सोचा कि सॉल्व कर लिया जाए। अब जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में भाई, क्या आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे मैथमेटिकली? अगर आ गए थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन, टफ टफ क्वेश्चन, बोलो बोलो यस, बहुत बढ़िया, बहुत बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, बहुत बढ़िया भाई, डन है। अब कहानी शुरू होती है एक और चीज की, एक और पार्ट आपको ऐड करना है। अगर हम बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, यह भी एक क्वेश्चन था, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन्स इन हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, ठीक है भाई। आपके पास क्या होगा भाई, आपके पास ये फ्लोरीन है F2 मॉलिक्यूल, एक है Cl2 मॉलिक्यूल, और एक है मेरे पास बेटा जी Br2 मॉलिक्यूल, और एक है मेरे पास I2 मॉलिक्यूल। जल्दी रिएक्टिविटी का आप ऑर्डर बताइए चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में बताइए बेटा जी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, कि कौन सी हैलोजन सबसे ज्यादा रिएक्शन करेगी, कौन सी आसानी से रिएक्शन करती होगी, बोलो बोलो यस। अच्छा एक बात बताओ, फ्लोरीन तो ज्यादा रिएक्टिव है क्लोरीन से, क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है ब्रोमीन से, और ब्रोमीन ज्यादा रिएक्टिव है आयोडीन से, बात सही है तुम्हारी। मेरा क्वेश्चन है वाई, ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, तो तुम एक चीज पाओगे कि सर यहां पर फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड है और इधर आयोडीन आयोडीन बॉन्ड है, ये बॉन्ड तो शॉर्ट है, ये बॉन्ड तो लार्ज है, और यदि ये लार्ज बॉन्ड हुआ सर तो लार्ज बॉन्ड तो वीक होते हैं, अगर ये वीक बॉन्ड हुआ तो पहले ये टूटेगा, इसकी रिएक्शन होनी चाहिए थी, ये कैसे हो गया? क्या तुमने थोड़ा भी दिमाग लगाया? बोलो बोलो।
अरे साइज बड़ा है भाई, बॉन्ड लेंथ बड़ी है, बॉन्ड लेंथ बड़ी है तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड वीक हो जाएगा, बॉन्ड वीक होगा तो बॉन्ड टूट जाएगा जल्दी से। यस, ना 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 ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर कहानी दूसरी है, यहां पर कहानी दूसरी है। अगर हम बॉन्ड लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बॉन्ड वीक नजर आएगा हमें, बट हेलोजन्स के केस में होता क्या है कि भाई ये जो बॉन्ड बना होगा यहां पर तो इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन फ्लोरीन के ऑलरेडी पास भी तीन तीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, तीन तीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल क्या हो गया बेटा जी, एक तरह से वेरी स्मॉल। कैसा हुआ ये, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, छोटी छोटी सी फैमिली है, एक इसकी और एक इसकी है। अब इनके घर के कुछ लोगों को काम तो है नहीं दूसरा, ये एक दूसरे से मगजमारी करेंगे। अब आप समझने की कोशिश करिएगा, जब फ्लोरीन के चारों तरफ इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरे फ्लोरीन के पास भी इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्या ये आपस में लड़ाई झगड़े करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा। और यदि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हुआ, रिपल्शन से हमेशा एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है तो इस बॉन्ड की जो स्टेबिलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कम। और यदि यहां पर स्टेबिलिटी कम हो गई तो ये बॉन्ड धड़ाधड़ टूट जाएगा, धड़ाधड़ टूट जाएगा। और ये टूट गया तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। यस, रिपल्शन बोलना था, इंटर इलेक्ट्रॉनिक, इंट्रा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण ये बॉन्ड वीक है और ये अंबुजा सीमेंट से नहीं बना हुआ था तो इसलिए टूट जाएगा। F2 इज हाईली रिएक्टिव। दूसरा नोट पॉइंट क्या लिखेंगे बेटा जी, हम एक और बात ध्यान रखेंगे, लैब के अंदर या तो हम क्लोरीनेशन करते हैं और या हम ब्रोमिनेशन करते हैं। अपनी नोटबुक में लिख लेना, लैब में ना तो या तो हम क्लोरीनेशन कर सकते हैं, ब्रोमिनेशन कर सकते हैं, फ्लोरिनेशन नहीं कर सकते। इसके पीछे का रीजन क्या है कि फ्लोरीन की रिएक्शन इतनी ज्यादा रिएक्टिव होती है, इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि फ्लोरीन की रिएक्शन कभी भी, चाहे आप अपने स्कूल की लैब में कर लेना, किसी कॉलेज में चले जाना, फ्लोरीन की रिपल्शन हमेशा, रिएक्शन जो है ऐसी लैब में की जाती है जहां पर तमराज किल्विस जैसा अंधेरा हो, चारों तरफ अंधेरा हो, बिल्कुल भी लाइट ना आए, ठीक है भाई, साइलेंट मोड हो, कोई बोले चले भी ना, क्योंकि दिस इज वेरी हाईली रिएक्टिव। और ऐसी लैब हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेजेस में आसपास अवेलेबल नहीं होती, इसीलिए फ्लोरिनेशन हम नहीं करते इजीली, हाईली रिएक्टिविटी के कारण। और आयोडाइनेशन भी नहीं करेंगे। इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि इसकी जो रिएक्शन होगी बेटा वो जनरली आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, मतलब जैसे प्रोडक्ट बनेगा वापस टूट के फिर रिएक्टेंट बन जाएगा। तो इनकी रिएक्शन कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी रिएक्शन कराने के लिए हमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की नीड लेनी पड़ेगी, राइट। तो मैं आपको बता देता हूं बेटा जी, जनरली आयोडाइजेशन does not take place because this reaction is reversible, is reversible, ठीक है भाई। और एक और बात लिखना चाहूंगा मैं इसके बारे में, इट कैन बी पॉसिबल, इट कैन बी पॉसिबल in presence of strong oxidizing agent such as HNO3 और HiO3, HiO4। जल्दी से नोट करिए, सुंदर सुंदर इंग्लिश, जल्दी से, फुल स्पीड के साथ। वो बेटा जी आगे पता लगेगा आपको, जब आप हेलो एल्केन्स वगैरह पढ़ोगे ना और एक बार इक्विलिब्रियम पढ़ लोगे, तब आपको फील आएगा रिवर्सिबल का और इरिवर्सिबल का। क्या ये क्लियर हो गया, बोलो बोलो। मैं साइड हो चुका हूं, अच्छा मुझे इधर से भी साइड हो जाना चाहिए। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा और अब कोई डाउट नहीं बचेगा। जो भी दो चार डाउट थे उन 58 क्वेश्चन में से वो ज्यादातर आपके हो गए होंगे, सिर्फ पेट्रोलियम वाले क्वेश्चन छोड़कर। पेट्रोलियम में बाद में करवाऊंगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़िए।
आज हम बात करेंगे एल्कीन्स के बारे में, इसकी प्रिपरेशन के बारे में कि कैसे हमें प्रिपेयर करनी है, कब क्या बनेगा, कैसे बनेगा, कैसी रिएक्शन होती होगी। जरा देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा बेटा जी एल्कीन्स के बारे में। एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला वो होगा CnH2n। क्या होगा बेटा जी? CnH2n। दूसरी चीज, एल्कीन आपके पास बहुत टाइप के होंगे, इनमें डबल बॉन्ड हो सकता है। इनको हम जनरली, जो जनरल नेम होता है, जनरल नेम वो हमारे पास क्या होगा बेटा जी? जनरल नेम होगा हमारे पास इनका ओलेफिन्स। ओलेफिन्स नोट करिए जल्दी से। एंटीनोकिक कंपाउंड सब उसी में आएगा जब पेट्रोलियम पढ़ेंगे गधो। पेट्रोलियम में आएगा, टेट्राइथाइल ऐड होता है वैसे तो, पेट्रोलियम जब पढ़ाऊंगा तब आएंगे वो क्वेश्चन। यहां तक क्लियर है? आप मुझे जल्दी से एक बार रिवाइज कराइए, जब मैंने आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई थी, क्या स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन को बताया था और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन को हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा समझाया था? बोलो बोलो, क्या आप लोगों को यह बात समझ में आई या नहीं? क्या मैंने आपको स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पहले पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया? तो मुझे बताना पड़ेगा। चलिए एक बात क्लियर करते हैं, एग्जाम एक थोड़ा सा ले लेते हैं आपके सामने। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा एल्कीन्स के बारे में। जैसे मान लीजिए कि आपके पास CH3, C डबल बॉन्ड C, इधर मैंने CH3 लिखा, इधर मैंने CH3 लिखा, इधर मैंने CH3 लिखा, और यहां पर मैंने CH3, C डबल बॉन्ड C, इधर मैंने CH3, इधर मैंने CH3 और इधर एक H लिखा। आगे अगर मैं बात करता हूं CH3, C डबल बॉन्ड और इधर मेरे पास CH3, C, इधर मैं H लिख रहा हूं, इधर H लिख रहा हूं। थर्ड नंबर पे मैंने लिख दिया भाई क्या? CH3, C डबल बॉन्ड C, CH3, देन H एंड देन H। उसके बाद मैं ये लिख रहा हूं भाई CH3, C डबल बॉन्ड C, इधर मैंने लिखा H और इधर लिखा मैंने CH3 और ये हो गया मेरे पास H, और आगे मेरे पास आएगा बेटा जी CH3, CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, एक क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये आपके पास ए ऑप्शन है, इसको मैं बी कहूंगा, ये मेरे पास सी है, ये मेरे पास डी है, और ये मेरे पास ई है, और ये मेरे पास एफ है। क्वेश्चन क्या है जरा समझिएगा। पहला क्वेश्चन है कि आपको इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। क्या बताना है? स्टेबिलिटी ऑर्डर। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिखिए भाई, ए से लेकर एफ तक का ऑर्डर। निशान दैया, हैप्पी बर्थडे बेटा। चलिए बोलो बोलो। एक बच्चा कह रहा है कि डी इज मोर स्टेबल, क्योंकि उसने एनसीईआरटी किसी किताब में पढ़ लिया होगा कि ट्रांस एल्कीन आर मोर स्टेबल देन सिस एल्कीन, तो वो अपनी एक स्टेटमेंट को धरती के सारे कॉन्सेप्ट के साथ लगाता जा रहा है। बस उसने सोच लिया कि उसको ये आता है तो बस सब आता है, हर जगह वो यही थोड़ा लगाएगा। अबे नालायक आदमी, जब आप ट्रांस को सिस के साथ कंपेयर करते हो तो हम कहते हैं कि ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, राइट? आप सब के साथ कंपेयर नहीं करेंगे। आधे बच्चे कह रहे हैं इक्वल, बहुत बढ़िया। आधों को पता नहीं है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी भाई, मैंने आपको एक बात बताई थी, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, नालायक लोगों, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन, या वहां पर मैं लिख देता हूं हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, आपको लगेगा सर ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इससे नेक्स्ट वाला कार्बन अल्फा कार्बन है और उसके साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन। तो मुझे पता है कि यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन यहां पर कितने हो गए? 12। यहां पर टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा जी? 9। यहां पर टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने आ गए? 6। और यहां पर टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने आ गए बेटा? आप कहोगे सर 6। यहां पर टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने आ गए? यहां पर आ गए 6, और यहां पर टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने आ गए? हमारे पास 3, राइट? और अगर मुझे कंपेयर करना हो तो मुझे यह बात तो पता लग गई है कि सर ए एल्केन जो होगी एल्कीन, वो मोस्ट स्टेबल होगी, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है।
उसके बाद बी सी से ज्यादा स्टेबल होगी। अब कहानी कहां पर आती है, सी में, डी में और ई में। कहां पर आएगी बेटा जी, सी में, डी में और ई में। अब जरा देखिए, सी डी में एक कंफ्यूजन है। आधे बच्चों को गलती से यह बात याद रह जाती है कि ट्रांस एल्कीन इज मोर स्टेबल, पर वो स्टेटमेंट को आधा पढ़ते हैं, उनको नहीं समझ में आया कि ट्रांस एल्कीन स्टेबल है लेकिन वो सिस एल्कीन से है। आपके सामने ये ज्यादा स्टेबल होगी एज कंपेयर टू ट्रांस के, राइट और रॉन्ग। लेकिन आपके माइंड में आएगा सर ये जो आप बोल रहे हो ना कि ये ज्यादा स्टेबल है, इसको मैंने ज्यादा स्टेबल कहा, इससे ऐसा क्यों कहा, प्लीज वो रीजन दे दीजिए, वो रीजन दे दीजिए, क्योंकि वो रीजन आपके पास है ही नहीं, बुक में मेंशन है ही नहीं। नीट में आप देखोगे पीवाईक्यू में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मिलेगा, किसी ना किसी बुक में ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। हो सकता है एनसीईआरटी में ना दिया हो सकता है कि पहले क्वेश्चन पूछा हो, लेकिन माइंड में तो आ रहा है ना भाई कि वाई सी इज मोर स्टेबल देन डी। सिस ट्रांस नहीं है नालायक, ये एक कार्बन के साथ दो CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। और सुन, अबे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे कर लेगा ये, कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है क्या ऑक्सीजन से, फ्लोरीन से, नाइट्रोजन से? ओ भाई साहब खतरनाक कॉन्सेप्ट। देखो जब आपको नहीं आता तो आप कहिए सर प्लीज समझा दीजिए, बोलो जल्दी से कि सर प्लीज समझा दीजिए। क्या क्या दिमाग लगा रहे उल्टा सीधा। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो आप लोगों को क्या करना है, ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसको ना इस तरह से तोड़ लो, इस तरह से तोड़ के देखो कि एक तरफ बन जाए कार्बोकटायन और दूसरी तरफ बन जाए कार्बो अनायन, ऐसे। इसको हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता था, मैंने बोला था कि टेम्पररी इफेक्ट होता है। आपके पास कोई डबल बॉन्ड आएगा उसको आप अपने आप से अज्यूम कर लोगे पॉजिटिव और नेगेटिव की फॉर्म में, इसी को हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं, जो मैंने पढ़ाया भी नहीं था कि वो आगे आगे धीरे चलता रहेगा। तो बेसिकली आप क्या सोचोगे कि भाई मेरे पास एक कंडीशन तो ये कंडीशन ये है, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं ट्रांस एल्कीन से, तो चलो मैं मान के देख लेता हूं कि यहां पर भी मैं यही करके देख लेता हूं कि एक वाला कार्बोकटायन बनाया, इधर अनायन बनाया, इधर CH3, इधर H, ठीक है, ऐसे मान लिया मैंने। आप मुझे ये बताओ, ये जो कार्बोकटायन है ना, कार्बोकटायन, इस कार्बोकटायन के रेस्पेक्ट में अगर आप देखोगे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, बोलो बोलो, इस कार्बोकटायन के रेस्पेक्ट में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, बोलो यार। 3 और 3 6। आप कहोगे सर ये अल्फा हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में 6 हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन, वेरी गुड। ट्रांस वाले में इस कार्बोकटायन के रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, आप कहोगे सर 3। ओके, अगर मैं ये कंपेयर करूं इसके कार्बोकटायन से इसके कार्बोकटायन को, तो मुझे बताइए कौन सा कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होगा। सी और डी में अगर मैं कंपेयर करूं तो, सी और डी में कंपेयर करूं तो आप कहोगे सर सी वाला ज्यादा स्टेबल होगा। भाई बिल्कुल बढ़िया, यही करना है आपको। फिर मैंने देखा कि भाई अब कार्बो अनायन को कंपेयर करते हैं। कार्बो अनायन में कार्बन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर कार्बन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां पर तो 2 हाइड्रोजन लगे हैं छोटे छोटे, जिनका इंडक्टिव इफेक्ट बिल्कुल ना के बराबर ही होता है एक तरीके से। लेकिन जब यहां पर CH3 ग्रुप लगा हुआ है एक बड़ा सा, तो क्या ये अपना प्लस आई इफेक्ट लगाएगा? और आप लोग जानते हैं कि प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा लगता है कार्बो अनायन पे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो अनायन उतनी कम होती है। अगर मैं कार्बो अनायन को कंपेयर करूं सी के और इस डी के साथ, कार्बो अनायन ऑफ सी को कार्बो अनायन ऑफ डी के साथ कंपेयर करूं, तो मुझे बताइए कौन सा कार्बो अनायन ज्यादा स्टेबल होगा, सी या डी? कार्बो अनायन कौन सा स्टेबल होगा, सी या डी? आप कहोगे सर सी वाला ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसके ऊपर प्लस आई इफेक्ट ज्यादा नहीं लग रहा है। तो हमने एक चीज देखी कि इसका जो कार्बोकटायन है वो भी स्टेबल, इसका जो कार्बो अनायन है वो भी स्टेबल। इसका मतलब यह हुआ कि सी इज मोर स्टेबल देन डी। इसका मतलब यह हुआ कि सी इज मोर स्टेबल देन डी। और फिर ट्रांस और सिस वाला तो तुम्हें पता ही है, ट्रांस और सिस वाला तो तुम्हें पता ही है। ओके, अब आप इन मॉलिक्यूल को अगर आप कंपेयर करोगे ना, तो हो सकता है किसी किताब में दिया हो, लेकिन आपकी पहुंच तक जो एनसीईआरटी है, जो आस पड़ोसी किताब है, वहां पर आपको इनका रीजन बहुत रेयर मिलेगा। इसीलिए जो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं ना, बीच में ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल में करवाता रहता हूं, इनको नोटबुक में
स्वर्ण अक्षरों में लिख लिया करो। इससे क्या होगा, जरा देखो, इससे क्या होगा कि वो रीजन तुम्हें याद रहेंगे। जितनी बार आप रीजन याद रखोगे, जितनी बार आप रीजन याद रखोगे, क्वेश्चन को करोगे, उतनी बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और यह बात मैं स्टार्टिंग से कहता आ रहा था कि आप एक बार बिलीव करो, खुद पे भी बिलीव करो, और जितना पढ़ते हो ना उससे रिलेट करके आप मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लो, बस निकलता है, रिजल्ट भी निकलता है, क्वेश्चन भी होते हैं। आप समझ के देखिए कि 58 में से अगर आपके 50 मार्क्स आए, मतलब 50 क्वेश्चन हो गए, इसका मतलब एवरेज लगा लेते हैं कि चलो सर ऐसा तो हुआ होगा कि अपने 45 क्वेश्चन में से 40 सही किए होंगे। और यदि 40 क्वेश्चन सही हैं तो इसका मतलब तुम्हारे नीट में 160 नंबर बन रहे हैं केमिस्ट्री में। और 160 या उससे ऊपर के मार्क्स तो बहुत अच्छे मार्क्स में आते हैं ना, उन मार्क्सों में आते हैं, उन बच्चों के मार्क्स होते हैं 160 प्लस, तो जिनके मार्क्स 670 680 के आसपास आते हैं। बात समझ में आई? तो प्लीज अपने ऊपर पूरा भरोसा रखो और इन कॉन्सेप्ट को ऐसे लर्न करते जाओ, समझते जाओ, क्वेश्चन लगाते जाओ, डीपीपी लगाते जाओ फुल जोश के साथ। चलिए, यहां पर मैंने बोला कि ये केस सिर्फ एक ही होगा। ट्रांस को जब आप इससे कंपेयर करोगे तो आपको यहां पर एक बार बनाकर देखना है, प्रूफ तो एक ही बार करते हैं ना। आज प्रूफ हो गया, आज प्रूफ हो गया कि हां सर ये वाली ज्यादा स्टेबल है। हमें इसका रीजन पता है कि क्यों स्टेबल है, क्योंकि इसका कार्बोकेटाइन भी ज्यादा स्टेबल, इसका कार्बोनाइन भी स्टेबल। अब इस बार बार को प्रूफ थोड़ा ही करोगे। आपके अगर पेपर में नीट में पूछ लिया जाए कि ये क्वेश्चन दोनों में से कौन सा स्टेबल है, तो आप प्रूफ करके बता रहे हो जी। डिक्टेशन थोड़ा ही बोले जाएगा वहां पे तो सिंपल एक पेपर आएगा, एबीसीडी लगाना है, एक बार याद हो गया, खत्म बात, रीजन तुम्हें मिल चुका है। कोई बात नहीं है, अगर मॉड्यूल नहीं है तो कोई आस पड़ोसी कोई किताब ले लो बेटा जी, धरती पर बहुत सारी किताबें मिलती हैं, कोई भी अच्छी सी बुक लगाओ और लगाते रहो। कहने का मतलब यह नहीं है कि मॉड्यूल हो ना हो। देखिए आपको ना क्लास के बाद डीपीपी मिलती है मेरे लाल, और डीपीपी लगाओ। डीपीपी अगर बन रही है तो उसके बाद आस पड़ोसी मार्केट में से कोई बुक खरीद लो अच्छी सी, ठीक है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम बात करेंगे, अच्छा ये तो रिएक्शन हो चुकी है, अच्छा ये हो गया था क्या पार्ट। अब हम बढ़ेंगे भाई, हाँ यहां पर आते हैं भाई। देखिए प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, और सबसे पहले हम बात करेंगे एल्काइंस बनाएंगे। क्या करेंगे? एल्काइंस। तो प्लीज समझने की कोशिश करिएगा। क्रोम एल्काइंस का मतलब है कि आपके पास कोई एल्काइन होगी CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और यदि आपको CH 2 डबल बॉन्ड CH2 ये बनाना है, तो आप मुझे ये बताइए, मुझे एक पाई बॉन्ड तोड़ने पर सबसे पहले बताइए कि मुझे किसके साथ रिएक्शन करानी होगी। बोलो, मुझे किसके साथ रिएक्शन करनी होगी? गधे, KMnO4 वगैरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट लेना है यहां पे। बताओ किसके साथ रिएक्शन कराऊं जो आपके पास ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए? H2, वेरी गुड, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराओ बेटा, H2। चलिए बहुत बढ़िया है। अब क्या मुझे बताओ, H2 तो मैं पहले निकल प्लेटिनम पैलेडियम के साथ भी लेता था, निकल प्लेटिनम और पैलेडियम के साथ भी लेता था, तो वहां पर और यहां पर डिफरेंस क्या है भाई? वहां पर मैं कंप्लीट सारे पाई बॉन्ड को एक साथ तोड़ देता था, सारे के सारे पाई बॉन्ड को तोड़ देता था और एल्केन बना देता था। तो वो होता था हमारे पास कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन। कंप्लीट हाइड्रोजन का मतलब है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड में आप पूरा हाइड्रोजन डाल दीजिए। अब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन। कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या हुआ कि आपको लिमिटेड हाइड्रोजनेशन करवाना है, और उस पर कंट्रोल करने वाले कुछ कंट्रोलिंग रिएजेंट होने चाहिए आपके पास। यस, वेरी गुड, इनकंप्लीट हाइड्रोजनेशन या बेटा जी कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन कहेंगे। तो जरा देखिए, दो रिएक्शन होंगी आपके पास, दो रिएक्शन होंगी आपके सामने, जरा देखिए कौन कौन सी। पहली रिएक्शन है बेटा बाय यूजिंग लिंडलार्स कैटलिस्ट। लिंडलार्स कैटलिस्ट, इसका मतलब भी समझाऊंगा मैं क्या होता है। लिंडलार कैटलिस्ट, ठीक है,
लिंडलार कैटलिस्ट की पहचान क्या होगी? जो आपके पास पैलेडियम है ना, पैलेडियम, पैलेडियम एक मेटल है, पैलेडियम को हम चारकोल में यानी कार्बन के अंदर डाल के रखेंगे इसकी प्रेजेंस में, और पैलेडियम इन BaSO4 बेरियम सल्फेट। किसी भी रिएक्शन के ऊपर या तो पैलेडियम इन चारकोल लिखा होगा या बेटा जी पैलेडियम इन BaSO4 लिखा होगा, ठीक है। और यहां पर जो एडिशन होगा, यहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नोट पॉइंट ध्यान रखेंगे, जो लिखना है हमें वो क्या है, ये बात ध्यान रखेंगे भाई बेटा, नोट पॉइंट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन takes place according to sin manner। sin manner का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास हाइड्रोजन जुड़ेगी, कोई मेटल है तो मेटल पे एड्सॉर्प्शन होगा, दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड से जाएंगे, ठीक है, दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड से जाएंगे। आप मुझे ये बताइए, अगर मेरे पास CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 ये मेरे पास एल्काइन है बेटा, मैं यहां पर रिएक्शन कर रहा हूं इसके साथ D2 के साथ, या चलो मान लीजिए H2 के साथ कर रहा हूं, और मैंने यहां पर एरो पर लिखा हुआ है क्या, या तो लिखा होगा पैलेडियम इन C, पैलेडियम इन C का मतलब क्या हुआ, लिंडलार कैटलिस्ट, ठीक है, या फिर क्या लिखा होगा इसकी जगह पर, और क्या लिखा होगा, पैलेडियम इन BaSO4, ऐसा कुछ लिखा होगा भाई, ठीक है। इसको हम रोजनमून रिडक्शन भी कहते हैं। आप मुझे बताइए कि जब मैं यहां पर एल्कीन बनाऊंगा तो एल्कीन मेरे पास दो तरह की बन सकती है। एक एल्कीन तो बना सकता हूं मैं ये CH3 C डबल बॉन्ड C, CH3 C डबल बॉन्ड C, ऊपर मैंने CH3 लिखा, इधर मैंने H लिखा, इधर मैंने H लिखा, प्लस दूसरी तरफ CH3 C डबल बॉन्ड C, इधर मैंने लिख दिया CH3, एक इधर लिख दिया H, इधर लिख दिया H। अगर मैं इस एल्कीन को कहता हूं कि भाई ये मेरे पास सिस एल्कीन है, सिस ब्यूटीन है, ठीक है भाई, ब्यूटुइन है, और एक मेरे पास हो जाएगी ट्रांस ब्यूटुइन। आप मुझे बताइए इन दोनों में से दोनों बनेगी या कोई एक बनेगी, बोलो बोलो, यहां पर एक बनेगी या दो बनेगी बेटा, जल्दी से बताइए, एक बनेगी या दो बनेगी, सिस बनेगी या ट्रांस बनेगी या दोनों बनेगी? आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा सर यहां पर एक मेटल है पैलेडियम जिस पर हाइड्रोजन चिपकते होंगे, फिर वो दोनों हाइड्रोजन एक साइड से ही लग रहे हैं, तो आपने तो साफ साफ लिखवा दिया कि सिन मैनर के अकॉर्डिंग एडिशन होगा। सिन का मतलब है दोनों हाइड्रोजन एक साइड से जाएंगे, और यदि एक साइड से जाएंगे तो यह बात क्लियर है कि यहां पर सिस ब्यूटुइन बनेगी, ट्रांस ब्यूटुइन कभी नहीं बनेगी, सिस ब्यूटुइन बनेगी, ट्रांस ब्यूटुइन कभी नहीं बनेगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को यह रिएक्शन समझ में आ गई होगी बेटा, डन है? क्या आप लोगों ने रिएक्शन नोट कर ली, हाँ या ना? क्या आप लोगों ने ये रिएक्शन नोट कर ली बेटा, जल्दी से बताइए। चलो अब हम दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं, दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं भाई, जिसका नाम होगा बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन पहचानेंगे कैसे, जरा मैं बता देता हूं आपको। पहचानेंगे कैसे वो जरा देखो बेटा जी, इसमें रिएजेंट पहचानना है आपको, रिएजेंट, और रिएजेंट होता है बेटा जी क्या, सोडियम, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। आप मुझे जल्दी से एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एस ब्लॉक पढ़ा दिया मैडम ने, हाँ या ना? मैं फिर से बताऊंगा लेकिन अभी रुक जाओ, पहले पहले तुम ये बताओ क्या आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एस ब्लॉक कंप्लीट हो गया? अच्छा नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं है। जब आप पढ़ोगे ना वहां पर एस ब्लॉक को, तो एस ब्लॉक एल्कली मेटल को पढ़ोगे तो वहां पर एक प्रॉपर्टी आएगी उनकी, वो प्रॉपर्टी यह है कि अगर हम एल्कली मेटल को लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व कर दें, लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व कर दें, तो हमें एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है, और वो सॉल्यूशन का जो कारण होता है, रीजन जो होता है, वो होता है उसके अंदर प्रेजेंट अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स,
ठीक है, तो पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा। मान लीजिए अगर मैंने सोडियम को अमोनिया के अंदर डिसॉल्व करके रखा, तो क्या सोडियम कहीं ना कहीं एक एक्टिव मेटल है, Na प्लस और प्लस के इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल जाएगा, टूट जाएगा? हाँ या ना का जवाब दीजिए। भाई सोडियम हमारे पास मेटल है और मेटल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देना। क्या सोडियम Na प्लस और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा? आप कहोगे सर बिल्कुल सही हो जाएगा। और मैंने कहा कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि पानी के अंदर हम किसी चीज को घोल दें तो हम कहते हैं हाइड्रेटेड। क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड। अल्कोहल के अंदर अगर घोल दें, चलो उसको नहीं घोलेंगे, छोड़ो, अगर अमोनिया के अंदर घोल दें तो अमोनिएटेड। भाई अगर किसी भी चीज को पानी के अंदर घोल दे तो क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड। पानी के अंदर घोल दे तो क्या बोलेंगे? अमोनिएटेड। अब जरा देखो, ठीक है, अब जरा देखो, ये मेरे पास क्या होता है कि अमोनिया के कुछ मॉलिक्यूल इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिस वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। आप मुझे एक बात बताओ बेटा, आप मुझे बस एक बात बताओ, जब हम सोडियम को लिक्विड अमोनिया में डालने डिसॉल्व करेंगे, सोडियम को लिक्विड अमोनिया के अंदर डिसॉल्व करेंगे, क्या उस सॉल्यूशन के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे? क्या वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा? बोलो यार, फील करके बताइए। अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब इस सोडियम मेटल को अमोनिया के अंदर डिसॉल्व कर दूं तो क्या होगा? आप कहोगे सर वहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, वो तो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। सर इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और ये अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो किसको इलेक्ट्रॉन देगा? बोलो यार। सर जो लेने वाला होगा। ठीक है, आप जरा देखिए, मान लीजिएगा ये मेरे पास CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और ये मेरे पास CH3, ये अल्काइन है। मान लीजिए आप, मान लो आज आप बच्चों, तुम्हें बोल दिया तुम मान लो। पहले मैंने क्या सोचा, सर एक काम कर लेना, एक काम कर लेते हैं हम लोग कि एक पाई बॉन्ड को तोड़ लेते हैं, ठीक है, और होमोलिटिक तोड़ेंगे। हमने कोई ऐसा तो लिया नहीं हुआ कि भाई कोई सॉल्वेंट ले रखा है, पोलर सॉल्वेंट, हमने होमोलिटिक तोड़ लिया। चलो भाई तोड़ लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड C और CH3। जब ये होमोलिटिक टूटेगा तो हर एक कार्बन पे एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, और हर एक कार्बन पे जब एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन कैसा फील करेगा? इलेक्ट्रॉन फील करेगा कि यार अच्छी खासी शादी हो रखी थी अपनी, तो जैसे तैसे हो रही थी, मेरी शादी तुड़वा दी। शादी तुड़वाने के बाद इनको बड़ी अनस्टेबिलिटी फील होगी, बड़े दुखी होंगे और जल्दी चाहते होंगे कि अब कोई और मिल जाए, है ना। अंदर से एक और होप भी होगी कि बस अब जिंदगी काटने के लिए कोई और मिल जाए। तुरंत क्या होगा? तुरंत क्या होगा? सोडियम मेटल आएगी, Na प्लस और इलेक्ट्रॉन देगी। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी के पास तो जाएगा उसका घर बसाने के लिए। जो अकेला था, इन दोनों में से आप किसी को भी दे दो, लेकिन एक को ही दे पाओगे। अब हुआ क्या कि ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब पहुंचे यहां पर, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पहुंचे भाई साहब यहां पर, क्या बना यहां पर? CH3 C डबल बॉन्ड C और इधर CH3, ये रेडिकल और ये लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन लेगा नेगेटिव चार्ज। अब तुम मुझे एक बात बताओ यार, तुम मुझे एक बात बताओ, भला ये दोनों अलग हुए थे, इनका डिवोर्स हुआ था, एक को मिल गया कोई और, वो तो यस खुश हो गया, लेकिन दूसरे वाला उसको देखकर जल रहा है कि नहीं जल रहा है? बोलो, दुखी हुआ कि नहीं हुआ? वो शक्ल भी नहीं देखना चाहता, ऐसे मुंह फेरेगा, बस नजर से मेरे पीछे। बोलो बोलो, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं? अरे यार बोलो भाई, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं? हां सर, अगर ये दोनों एक ही साइड में हुए तो इनमें लड़ाई हो जाएगी, गुस्सा करने लगे एक दूसरे से। एक का जीवन सफल हो गया है, दूसरा ऐसा ही रहेगा। यस, बिल्कुल सही बात। ओह माय गॉड, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि भाई ये अपनी शक्ल ऐसे कर ले, CH3 C लोन पेयर डबल बॉन्ड C, ये रेडिकल गुस्सा होके चला गया, उससे गुस्सा होके चला गया, सॉरी ये लोन पेयर हम उधर दिखा रहे हैं तो CH3 हमें इधर दिखाना पड़ेगा और CH3 इधर। अब आप समझ सकते हो कि थोड़ा सा रिपल्शन कम दूर हुआ है, थोड़ा अपोजिट साइड में चले गए, थोड़ा अलग अलग दिशा में चले गए, ऐसे ऐसे अपोजिट साइड में चले गए हैं।
तो यहां पर क्या हुआ, दोनों अलग अलग गए हैं तो रिपल्सन थोड़ा कम, थोड़ी शांति मिली है। आप बाबा रे बाबा, इधर देखो, इधर इधर, फिर से क्या होगा, सोडियम मेटल आएगी, सोडियम मेटल आएगी, फिर से उसका काम रहेगा इलेक्ट्रॉन देना। वो इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर निकलेगा क्या होगा, बोलो, वो क्या होगा, अरे भाई ये जो अकेला परेशान था, जिंदगी से परेशान था, इसको दो ये इलेक्ट्रॉन। जैसे ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये भी कहीं ना कोई खुश हो जाएगा, यस मेरी भी हो गई शादी। तो यहां पर क्या करेगा ये, जरा देखो, इधर CH3, इधर C डबल बॉन्ड C, और इधर मेरे पास CH3, दो नेगेटिव चार्ज होंगे इस पर, दोनों एक दूसरे से नफरत करते होंगे, रिपल्शन कम करने के लिए दोनों अपोजिट साइड में चले गए होंगे। आपको मैंने एक कसम दी थी, क्या सिखाया था मैंने आपको, मैंने बोला था एक बार याद रख लेना, अगर कभी भी आपके पास कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो और वो कभी भी ऐसे रिएजेंट के साथ रिएक्शन करे जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन हो, जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन हो, आप क्या कहोगे, सर वो कार्बन एक्टिव हाइड्रोजन को ले लेगा। और मैंने आपको सिखाया था जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब होता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से कनेक्टेड वाला हाइड्रोजन या एसिडिक एसिडिक हाइड्रोजन। तो क्या यहां से ये एक हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल यहां से हाइड्रोजन ले लेगा, अमोनिया के बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, कोई कमी नहीं है, अमोनिया तो यहां पर सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा, कोई कमी नहीं है। तो देखो एक हाइड्रोजन ये ले लेगा, एक हाइड्रोजन ये ले लेगा, तो आप समझ पाना जरा मैं जो मैं बोलना चाह रहा हूं, CH3C, एक एच इधर लगेगा, एक एच इधर लगेगा, बनने वाली एल्कीन कैसी होगी, बोलो यार मेरे लाल पेलो, बनने वाली एल्कीन कैसी होगी, आप कहोगे सर ट्रांस होगी, आप कहोगे ट्रांस होगी। एल्केन नहीं नालायक, एल्कीन बनाएगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। हां, एल्केन तो तब फॉर्म होती थी जब आपके पास कार्बन पहले से sp3 हाइब्रिड होता था। ये कार्बन पहले से sp2 हाइब्रिड है, इसीलिए एल्कीन बन जाएगी। पहले से sp3 होता था, एल्केन बनती, नो डाउट, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो आप लोगों को बर्च रिडक्शन फील हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये बताओ चैट बॉक्स में, क्या आप लोगों को ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, हां या ना का जवाब दीजिए। यस, एडिशन कैसा हुआ, एंटी मैनर में, अपोजिट साइड से हुआ सर, ठीक है, नोट करिए फटाफट। बहुत बढ़िया, ठीक है। और एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है, एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है, क्या, नोट पॉइंट, नोट पॉइंट, in case of Lindlar catalyst, cis alkenes are formed, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या रखेंगे, इन केस ऑफ बर्च रिडक्शन या सोडियम इन लिक्विड अमोनिया भी दिख जाए आपको, ट्रांस एल्कीन्स आर फॉर्मड हो गई भाई, बन गई, ठीक है। यस, इस तरीके से याद कर लिए फिंगर ट्रिप पे, कुछ ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। देखो, लिंडलार सिस बनाएगा, बर्च ट्रांस बनाएगा, बस। क्या ये दोनों रिएक्शन क्लियर हो गई, बोलो बोलो, आगे बढ़े क्या, ठीक है। अब जरा देखिए अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने, लिंडलार्स कैटलिस्ट इज यूज टू फॉर कंट्रोल्ड, लिंडलार कैटलिस्ट इज यूज फॉर कंट्रोल्ड, करेक्ट आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा इसका, आप कहोगे सर वो हाइड्रोजिनेशन पे कंट्रोल करता है, हाइड्रोजिनेशन पे, बी आंसर करेक्ट होगा सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आगे बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, खतरनाक क्वेश्चन, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। आपके पास, ओ भाई साहब,
ओहो, हाँ, आज तुम बस ये आंसर बताओ, ये क्या होगा, यहां पर क्या होगा। जल्दी बताओ बेटा, ये खतरनाक क्वेश्चन है। नहीं, देखो, समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मुझे एक बात बताओ, आपको एक जमाने में मैंने एक बात बताई थी कि जो टर्मिनल एल्काइंस हैं, जब मैंने आपको एक्टिव हाइड्रोजन सिखाया था ना, एक्टिव हाइड्रोजन निकालना सिखाया था, तो याद करो, अपनी नोटबुक खोल के देखो। अपनी नोटबुक खोल के देखोगे तो वहां पर तुम पहचानोगे कि सर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ने वाला हाइड्रोजन भी एसिडिक हाइड्रोजन होता है, या उसको भी हम एक्टिव हाइड्रोजन मानते हैं। आप लोग क्या करोगे, मैंने लिखा है NaNH2, तो ये क्या करेगा जरा देखो बेटा, NaNH2, NaNH2 एक बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये ये क्या करेगा, Na प्लस और NH2 माइनस बनाएगा। ये मेरे पास क्या हो गया, बोलो बोलो, ये मेरे पास क्या हो गया, बेस। ये बेस है, और इस कंपाउंड के पास हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो जाएगा, एसिड। तो ये बेस इस H को लेकर अमोनिया निकाल के बाहर निकाल देगा, ठीक है, अमोनिया बाहर निकाल देगा। ये पहले स्टेप में है और ये दूसरे स्टेप में रिएक्शन हुई है। फिर मैंने क्या काम करा, यहां पर बनाया RC ट्रिपल बॉन्ड C, लेकिन लोन पेयर नेगेटिव चार्ज कार्बन पे रह गया। बाद में उसमें जब आप D3O पॉजिटिव डालोगे, तो D3O पॉजिटिव का मतलब क्या होगा कि आपने जैसे H प्लस होता है वैसे D प्लस लिया होगा और उसको पानी में घोल के रखा होगा, यानी हैवी वाटर में D2O में। मैडम ने D2O पढ़ा दिया होगा, हैवी वाटर, राइट। अब जरा देखिए, D2O में D प्लस होगा तो D प्लस उसके साथ लग जाएगा, तो यहां पर जैसे ही D प्लस आएगा, क्या बन जाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड C, और यहां पर बन गया D। फिर इसने कहा कि आपने पैलेडियम इन BSO4 लिंडलार कैटलिस्ट लिया और आप हाइड्रोजन की जगह पर D2 ले रहे हो, तो जो दो डी जुड़ेंगे उनके साथ क्या होगा, बोलो जल्दी से, बोलो बोलो, दोनों डी जुड़ेंगे, क्या होगा उनके साथ, कि सर वो सिन मैनर में एक पाई बॉन्ड टूटेगा, एक डी इधर जाएगा, एक डी इधर जाएगा। तो आप लोग क्या करोगे जरा देखो, जब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा D2 के साथ इन पैलेडियम BSO4, तो मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा क्या, RCD डबल बॉन्ड D, इधर आया D। अब जरा देखो भाई, कौन सा सही आंसर दिया हुआ है। आप बच्चों का जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये वाला क्वेश्चन नहीं आया होगा, आई नो, थोड़ा टफ था ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को एल्काइन वाले, जब सुनो, एक काम करते हैं कि इस वाले क्वेश्चन को हम एल्काइन वाले में कन्वर्ट करेंगे। जब मैं आपको एल्काइन पढ़ाऊंगा तब आपको क्लियर होगा। ये ए होगा वैसे इसका आंसर। हाँ, लेकिन आप ये देखो ना, बी तो हो नहीं सकता क्योंकि ये ट्रांस है, यहां पर एक डी है, ये भी नहीं होगा। अब आप कंफ्यूजन में यहां पर और यहां पर आ सकते थे, दोनों में इसी से बन रहा था एक तरीके से। कोई बात नहीं, इसको छोड़ो, अभी नेक्स्ट वाले में देखेंगे बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहां पर हम कहेंगे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले मैं आपको लिखाऊंगा भाई, जरा देखिए होगा क्या, प्लीज समझिएगा, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से फोकस करना है। कहां पर रिंग है भाई, अबे नालायक आदमी, ये जो बेंजीन रिंग है ना, इसको फिनाइल कहते हैं। तो या तो ये दिखाओ, ये देखो, दोनों का मतलब रिंग ही होता है। अभी इसको छोड़ो, अभी इसको छोड़ दो, बाद में कराऊंगा मैं इसको, पहले इसको समझेंगे। प्लीज पहले लंबी सांस लीजिए, सुनो सुनो मेरी बात, पहले लंबी सांस लो, सब भूल जाओ एक तरफा, सब निकाल दो दिमाग से, जो पढ़ा है अभी तक सब निकाल दो, पूरा फोकस इस पर करना है। एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा नीट में, ध्यान देना।
एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है भाई, इधर देखो, शांति में बनाए रखना। पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये रिएक्शन कैसी होगी और क्या क्या प्रॉब्लम तुम्हारे सामने आएगी, क्या क्या प्रॉब्लम तुम्हारे सामने आएगी, जरा देखिए। पहला क्या है जरा देखिए, पहले मैं इसके लिए नोट्स लिखवा देता हूं। एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड्स on reaction with alcoholic KOH, ठीक है, alcoholic KOH gives alkene। देखो बेटा, gives alkene and this reaction is called dehydrohalogenation। dehydrohalogenation का मतलब क्या हुआ? डी का मतलब निकलना, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन का निकलना। ठीक है भाई, ऑफ एल्काइल हैलाइड। प्लीज समझिएगा इसको, यहां पर नोट करिए, इतना नोट कर लीजिएगा। एल्काइल हैलाइड जब कभी भी एल्कोहलिक क्यूएच के साथ रिएक्शन करेगा तो एल्कीन्स बनेगी, और इस रिएक्शन को हम डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है, अभी बस इतना ही ध्यान रखना है, नोटेड। अब जरा देखो कहानी क्या है। कहानी यह है कि मान लो आप लोगों, आपके पास टास्क आएंगे भाई, टास्क। आप लोगों को अगर ये टास्क क्लियर हो गए तो आप देख लेना इजीली इस रिएक्शन को कर लोगे। पहले मैं आपको समझा देता हूं कि रिएक्शन कैसे हुई होगी। मान लीजिएगा कि ये हमारे पास CH3 है, CH2 है, और इधर मैंने लिखा CH2Br है। ये मैंने एल्काइल हैलाइड लिया हुआ है। होगा क्या जरा देखिए, प्लीज समझने की कोशिश करिएगा। आपके पास एल्कोहलिक KOH है। जब कभी भी KOH को अल्कोहल में डालेंगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करेगा। किसके साथ? स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करेगा। और बेस क्या काम करेगा जरा देखो। बेस बेसिकली ये काम करेगा कि इस कंपाउंड को मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं बेटा जी, CHHC, इधर मैंने Br लिखा और इधर मैंने H और H लिख दिया। तो होगा क्या कि एक बेस आएगा, और बेस को चाहिए क्या? बेस को क्या चाहिए बेटा जी? इलेक्ट्रॉन। बेस को क्या चाहिए? सॉरी, बेस को चाहिए H+। हमने देखा कि मेरे पास ये फंक्शनल ग्रुप है, इस वाले कार्बन को मैं क्या कहूंगा कि ये मेरे पास अल्फा कार्बन है, और ये कार्बन होगा बेटा जी बीटा कार्बन। तो हमेशा बेस क्या काम करेगा? बीटा कार्बन के पास आएगा और बेवकूफ बनाएगा इस H+ को। जैसे ही H+ को लेकर जाएगा तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर चले जाएंगे भाई। और यहां पर जैसे ही जाएंगे तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा। आप मुझे ये बताइए कि ये जो कार्बन के साथ कुछ बॉन्ड बने हुए हैं, इनमें से सबसे वीकेस्ट बॉन्ड आपको कौन सा दिख रहा है? इस मैकेनिज्म को मैं रिपीट करूंगा, एक एक चीज समझाऊंगा, लेकिन प्लीज जिस जिस चीज का मैं आपको आंसर पूछ रहा हूं वो मुझे देते रहिए। कि बेस को चाहिए H+, वो गया बीटा के पास, बीटा से उसने H+ ले लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनेगा। आपको वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा लग रहा है? आप कहोगे सर C और Br वाला बॉन्ड इस बार टूट जाएगा, C और Br वाला बॉन्ड टूट जाएगा। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, एक नंबर आंसर दे रहे हो, बिल्कुल सही आंसर। क्या बनेगा यहां पर? CH3C और H पहले से एक तो रहेगा ही, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक पहले से था एक और बन गया, और इधर बनो CH2। क्या आप लोगों को यह एल्कीन बनती हुई नजर आ गई? बोलो बोलो, क्या आप लोगों को यह एल्कीन बनती हुई नजर आ गई बेटा? जल्दी से बताइए। यस, बिकॉज ऑर्बिटल साइज इज डिफरेंट, बट ऑर्बिटल साइज बड़ा भी है ब्रोमीन का। ब्रोमीन का ऑर्बिटल बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ भी बड़ी होगी, वीक बॉन्ड होगा टूट जाएगा।
डन है, डन है, डन है, डन है, डन। देखो अब सपोज करो कि मैं भी तुम जैसा ही हूं, जैसे तुम हो ना एक नंबर के गधे, पर मैं एक मतलब मैं अपने आप को गधा नहीं मानूंगा, ठीक है, जैसे तुम हो एकदम, ऐसा ही मैं भी सोच के चल रहा हूं और तुम्हारे साथ ही सोचूंगा जैसा मैं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कैसा होगा अब यहां पर, तुम देखना। मान लो तुम्हारे पास ऐसा कुछ कंडीशन है, CH3 CH, यहां पर Br लगा हुआ है, इधर मैंने लिखा CH2 और इधर लिखा हुआ है CH3। आप इस रिएक्शन को देखकर पहचानिए कि यहां पर एक एल्काइल हैलाइड दे रखा है 2 डिग्री पर ब्रोमीन लगा हुआ है। आप अगर ध्यान से देखोगे कि यहां पर लिखा होगा एल्कोहलिक KOH, क्या दे रखा होगा, एल्कोहलिक KOH। अच्छा तुम भी नहीं मानते, कोई बात नहीं है, अब तुम गधे नहीं हो, इसका मतलब तुम गधे नहीं हो, गधे प्रो मैक्स लेवल 2 वाले हो। इधर देखो, इधर देखो, इधर अब ये क्या है, हमारे पास एल्कोहलिक KOH है, ये क्या काम करेगा कि भाई K पॉजिटिव और OH माइनस ऐसे टूटेंगे। आप मुझे बताओ बेस कहां पर जाएगा, बेस कहां पर जाएगा, जल्दी से बताइए, बेस कहां पर जाएगा बच्चों, बेस को क्या चाहिए, बोलो बोलो, बेस को क्या चाहिए, बेस को चाहिए H+। H+ कहां से लेगा, H+ कहां से लेगा भाई, जिसके साथ जुड़ा हुआ यहां से तो लेगा नहीं, अल्फा कार्बन से, या तो इस बीटा कार्बन से लेगा एडजेसेंट से, या इस वाले बीटा से। कई बार कंडीशन आपके सामने ये होगी, कई बार कंडीशन आपके सामने ये होगी बेटा कि भाई किसी कंपाउंड के अंदर 2 बीटा कार्बन होंगे और दोनों बीटा कार्बन में से आप हाइड्रोजन ले सकते हो। मान लो अगर बेस ने यहां से हाइड्रोजन लिया तो डबल बॉन्ड यहां पर बनेगा, यस और नो भाई, हाइड्रोजन निकल जाएगा, डबल बॉन्ड यहां बनेगा और ब्रोमीन ऐसे निकल जाएगा, तो एक प्रोडक्ट आपके पास बनेगा ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ठीक है। और एक कंडीशन ये भी सोचकर चल रहे हैं कि मान लो बेस इससे नाराज होकर इसके पास चला गया, इससे बातचीत हो गई, यहां से हाइड्रोजन निकालता है, तो आपके सामने ये CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पर डबल बॉन्ड CH2 और CH3 ये बन जाएगा। अब जरा मुझे बताओ भाई, अब मुझे ये बताओ बेटा, जब एल्कोहलिक बेस इस वाले एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या यहां पर 2 तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, हां या ना का जवाब दीजिए। क्या यहां तक क्लियर हो गया, क्या यहां तक क्लियर हो गया कि दो एल्कीन बन सकती है। अब कंडीशन यह है कि कौन सी मेजर होगी और कौन सी माइनर होगी, कंडीशन यह है कि कौन सी मेजर होगी कौन सी माइनर होगी। देखिए जिनको समझ में नहीं आ रहा है ना, आप पेशेंस रखिए बेटा, 15 मिनट बाद तुम ही कहोगे कि ये कॉन्सेप्ट हमारा क्रिस्टल क्लियर हो गया, पेशेंस रखिए। अब भाई चलो मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर कभी भी आपके पास ऐसी कंडीशन आए और आपको बेस को हाइड्रोजन निकालना पड़े या एल्कीन बनानी पड़े, तो प्लीज समझिएगा एक प्रोडक्ट को हम कहते हैं सेटजेप प्रोडक्ट, सेटजेप प्रोडक्ट, ऊपर वाले को मैंने क्या कहा, सेटजेप प्रोडक्ट इसका नाम है, क्योंकि इसकी पुष्टि एक सेटजेप नाम के साइंटिस्ट ने की थी, ठीक है। अब इसको क्या हुआ, ये और इसकी पुष्टि करी थी हॉफमान्स प्रोडक्ट। अब ये 2 साइंटिस्ट थे जो आपस में लड़े, ये 2 साइंटिस्ट थे जो आपस में लड़े और उन्होंने कुछ रूल दिए। अब वो रूल क्या है वो मैं लिख देता हूं बेटा जी, और कौन कब जाके डोमिनेट करेगा वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं बेटा जी सेटजेप रूल। देखो क्या है, इन द प्रिपरेशन ऑफ alkene from alkyl halide, hydrogen is eliminated with halogen, halogen का मतलब है क्लोरीन ब्रोमीन, है ना भाई। हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड विद हाइड्रोजन फ्रॉम
दैट बीटा कार्बन, उस बीटा कार्बन से बाहर निकाला जाएगा वेयर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज ऑलरेडी लेस, ये सेजब ने बात बोली थी बेटा। और इसके अपोजिट जो बात बोली थी वो एक दूसरे साइंटिस्ट थे, उनका नाम था होफमान। वो क्या था बेटा जी? होफमान। वो क्या कहता है? होफमान क्या कहता है भाई, जरा देखो। होफमान क्या कहता है? वो कहता है कि इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, बिल्कुल अपोजिट बात करेगा इसके, बिल्कुल अपोजिट बात करेगा। कैसे करेगा जरा देखो। इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए एक बात। इंग्लिश तो मेरी खतरनाक है, लेकिन फिर भी मेरी एक बात समझ लीजिएगा। ये जितने मैं नोट्स करवा रहा हूं इनको नोट करना है। इसके बाद कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन करवाऊंगा और फिर आपको खुद पे भरोसा हो जाएगा कि सर हमें आ गया है कॉन्सेप्ट। इसीलिए बिल्कुल आंख खोलकर, दिमाग खोलकर कॉन्सेप्ट समझना है। इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, जरा देखिए। हाँ, फ्रॉम alkyl halide hydrogen is eliminated, halogen is eliminated from that बीटा कार्बन, उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा where number of hydrogen is already more, यानी अधिक थे। जल्दी से नोट करिए भाई, इन दोनों के दोनों अगर ये नोट हो गए हो तो जल्दी से बताइए भाई, आगे आ जाइए जल्दी से। बहुत बढ़िया भाई, डन है। क्या यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। क्या आप लोगों को होफमान प्रोडक्ट और सेजेब प्रोडक्ट, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि मैंने इसको सेजेब प्रोडक्ट क्यों कहा, कि बीआर के साथ साथ हाइड्रोजन उस वाले बीटा कार्बन से निकला जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम थी, और इसको मैंने होफमान क्यों कहा, क्योंकि ब्रोमीन के साथ साथ बीटा हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन से निकला जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या थी बेटा जी? कम थी। राइट, डन, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, डन है भाई। चलो चलो चलो, अब बात तुम्हारे माइंड में एक डाउट नहीं आ रहा कि सर इनमें से मेजर कौन सा होगा और माइनर कौन सा होगा, ये भी तो बताओ। मेजर कौन सा होगा और माइनर कौन सा होगा, ये भी तो बताओ। क्या ये माइंड में डाउट नहीं चला तुम्हारे? तुम्हें ये तो पता लग गया कि ये होफमान है और ये सेजेब है, और दोनों अपनी अपनी बात को बढ़ावा दे रहे हैं, सही कह रहे हैं कि हाँ नहीं सही है, हम ही बोलेंगे, सही बोलेंगे। बोलो बोलो। जरा देखिए, सबसे पहले कहानी में मैं आपको बता देता हूं, जो टास्क है उनके टास्क के पीछे की कहानी में बता देता हूं। दोनों इक्वल नहीं बनेंगे। पहला समझिएगा, पहला पॉइंट जो मोस्ट इंपोर्टेंट नोट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट नोट है बेटा जी, ये पॉइंट जो मैं आपको लिखवा रहा हूं। पहला, अगर ये आपको याद रहेगा तो आप आईटी जेई और एडवांस तक के क्वेश्चन बना लोगे, अगर ये पॉइंट तुम्हें याद रहेंगे। नीट तो बहुत छोटी बात है। इफ बेस इज बल्की, बेस इज बल्की का मतलब क्या होगा? बेस का साइज अगर बहुत बड़ा होगा, बेस का साइज बहुत बड़ा होगा तो क्या होगा?
इफ बेस इज बल्कि, एग्जाम्पल के लिए लिख देता हूं, अगर ये हुआ CH3 CH CH3 CH3 O माइनस, ये भी तो एक बेस है ना, इस ऑक्सीजन के बाद भी तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, बोलो बोलो, तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस इज बल्कि, ठीक है। या इसकी जगह पर कई बार लिखा होता है टर्सरी ब्यूटोक्साइड, टर्सरी ब्यूटोक्साइड इसी को कहते हैं। अगर टर्सरी ब्यूटोक्साइड हुआ, बेस बल्कि हुआ, तो जरा देखिए, होफमान्स प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, होफमान प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा, पहली कंडीशन है ये। दूसरी कंडीशन, इफ RX का मतलब क्या हुआ, एल्काइल हैलाइड, RX इज RF, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हेलोजन फ्लोरीन है, यदि हेलोजन फ्लोरीन है, फ्लोरीन, इफ RX इज RF, देन तब भी आपके पास होफमान्स प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट, विल बी मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। अब कंडीशन नंबर 3, एक बल्कि का मतलब भारी, बल्कि का मतलब बड़ा, बल्कि का मतलब मोटा, ऐसे ऐसे, ये इसका मतलब यही तो लिखा, बल्कि का मतलब बड़ा। बायो क्लास 4:30 पौने 5 बजे से स्टार्ट होगी, 5:15 से, चुपचाप पढ़ लो 1 2। अब थर्ड पॉइंट देखिए क्या है, इफ RX इज, या तो RCl हो, या RBr हो, या RI हो, और RI हो, और दूसरी बात क्या है, बेस कैसा हो, बेस भी, बेस इज स्मॉल, जैसे C2H5O माइनस CH3O माइनस। अगर एल्काइल हैलाइड इन तीनों में से है और बेस भी स्मॉल है, ठीक है भाई, तब आप सीधी बात ही कहेंगे कि सेज्य प्रोडक्ट विल बी द, सेज्य प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट, विल बी मेजर प्रोडक्ट। जल्दी से नोट करिए बेटा इसको। अच्छा, बायो नहीं होगी तो कोई और दूसरी क्लास होगी बेटा 5:15 से, ठीक है, ठीक है, बोलो बोलो। डन डन डन, ठीक है, ठीक है भाई। अब जरा देखो, अब आप देखो जरा कितने कितने कितनी सारी रिएक्शन आप करने वाले हो अभी। सबसे पहले CH3 CH2 Cl, यहां मैंने क्या लिखा, एल्कोहलिक KOH, ठीक है। फिर मैं लिख रहा हूं CH3 CH2 CH2Br, यहां पर क्या लिख रहा हूं बेटा जी मैं, एल्कोहलिक KOH। फर्स्ट सेकंड थर्ड CH3 CH2 सॉरी CH, यहां पर CH2 और CH3, इधर मैंने लिखा Cl, एल्कोहलिक KOH। फोर्थ रिएक्शन में मैं लिख रहा हूं बेटा जी CH3 CH, यहां पर Cl, यहां पर CH2, यहां पर CH3, और ऐसे लिखा आ गया टर्सरी BuK, टर्सरी BuK का मतलब है टर्सरी ब्यूटोक्साइड है। आगे देखो फोर्थ रिएक्शन में क्या दे रहा है, CH3 CH क्लोरीन CH2 CH3 एल्कोहलिक KOH। फिफ्थ रिएक्शन में क्या बोला है, CH3 CH क्लोरीन CH2
CH3 टर्शरी ब्यूटोक्साइड, ऐसे होगा। सिक्स्थ रिएक्शन में देखिए भाई क्या होगा, CH3 CH CH3 CH2 सॉरी CH Br CH2 और CH3 एल्कोहलिक KOH। आगे देखो भाई, सेवंथ रिएक्शन में CH3 CH CH3 CH क्लोरीन CH CH2 CH3 और यहां पर दे रखा है टर्शरी, शॉर्ट फॉर्म में ये दे रखा है बेटा जी। अब जरा देखो, एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं और अपने रूल अप्लाई करके देखते हैं, और ये भी बताएंगे कौन सा मेजर है और कौन सा माइनर है। सबसे पहले पहली रिएक्शन में, सबसे पहले आप ये बताइए पहली रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बना होगा। आपको पता है कि अल्कोहलिक बेस में अगर मैं अल्कोहल की बात करें ना, तो ये अल्कोहल भी कोई और नहीं है, ये वाला अल्कोहल बेसिकली अमृत की बात ही करेंगे हम, ये अमृत वाला ही है, C2H5OH। ठीक है, अब ये होता क्या है जरा मैं बताता हूं। C2H5OH पहले इस बेस के साथ रिएक्शन करता है, वाटर बनाता है, और वो C2H5O- एक ऐसा बेस बन जाता है। और ये बेस स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन ये छोटा ही बेस में काउंटिंग होगी इसकी। अब आपको पूरा टाइम बता दिया है मैंने। आप ये कहोगे सर यहां पर तो क्लोरीन है, क्लोरीन के बाद सिर्फ एक ही बीटा कार्बन है, इस बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, और एक हाइड्रोजन अगर आप निकालोगे तो कहीं ना कहीं आपके पास ये एल्कीन बनेगी CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इथीन बन गई। जल्दी से बताइए बेटा जी, क्या पहली रिएक्शन सभी की सही है? बोलो बोलो, क्या पहली रिएक्शन सभी की सही है? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, डन, यहां तक क्लियर हो गया। अब जरा देखो आगे, अल्कोहलिक KOH मैंने लिया दूसरी रिएक्शन के लिए, ये मेरे पास अल्फा कार्बन, ये मेरे पास बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन एक ही है, एक से ज्यादा होते तब मैं सेजेफ और हॉफमान बना बनाकर देखता, पर सर यहां पर तो एक ही बीटा है, चुपचाप इस Br को निकाल लो और इसको निकाल दो। यहां पर क्या बनी होगी, प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्या आप लोगों को यह समझ में आ गया? बोलो बोलो, प्रोपीन बन गई, हाँ या ना? प्रोपीन बन गई बेटा जी, यस और नो? क्या यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं कि ये Br के साथ साथ बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाना है? बहुत बढ़िया, यहां तक क्लियर है, डन है। अब कहानी आगे आएगी। आगे कहानी क्या है? सर अल्कोहलिक KOH है, ठीक है, ये Cl है, बीटा कार्बन ये भी है, बीटा कार्बन ये भी है, यानी दो टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। एक तरफ बना ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3, आपने इधर से हाइड्रोजन हटाया Cl के साथ, और एक तरफ बना गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH और इधर बोला CH3। अगर इस प्रोडक्ट को मैं बोल रहा हूं अल्फा और इस प्रोडक्ट को बोल रहा हूं बीटा, तो मुझे बताइए सेजेफ प्रोडक्ट इनमें से कौन सा है? सेजेफ प्रोडक्ट इनमें से कौन सा है, अल्फा वाला या बीटा वाला? जल्दी से बताइए, बोलो। अल्फा बीटा का मतलब 1 2 3 होता है। आपको ऐसे पहचानना है कि मान लो कोई आपके पास फंक्शनल ग्रुप है Br, ये जिस कार्बन से कनेक्ट है उसको अल्फा कहेंगे और इससे नेक्स्ट बीटा होगा। अब जैसे ये क्लोरीन है, जिससे कनेक्ट है वो अल्फा है, उससे नेक्स्ट बीटा है, तो ये भी बीटा हुआ और ये भी बीटा हुआ। इस तरीके से सेट प्रोडक्ट कौन सा होगा बेटा जी? बीटा वाला होगा। वेरी गुड, तो ये बना मेरे पास सेट प्रोडक्ट, ये बना मेरे पास सेट प्रोडक्ट, बिल्कुल सही बात। होफमान कौन सा हुआ फिर? होफमान हमारे पास हो जाएगा अल्फा वाला। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं यह समझ में आ गया कि सर होफमान्स और सेजेब हम पहचानना जान गए हैं। अब हमें यह बताना है कि इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। पहली कंडीशन क्या है, जरा ये देखिए, जो कंडीशन अगर आपको याद होगी, अगर RX क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड और बेस छोटे हैं तो सेजेब प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। आप जरा देखिए इस वाली रिएक्शन में,
यहां पर जो एल्कोहलिक KOH लिखा होता है इसका मतलब होता है C2H5O-। ये किस बेस में आएगा? स्मॉल बेस। क्या आया? स्मॉल बेस। और एल्काइल हैलाइड क्या हो गई बेटा जी आपके पास? क्लोराइड। तो आप मुझे बताइए सेटजेप और होफमान में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? सेटजेप और होफमान में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? जल्दी से बताइए। यस, करेक्ट आंसर आ रहा है भैया। अब लोगों का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। आप कह रहे हो सर ये आ गया हमारे पास मेजर प्रोडक्ट और ये आ गया हमारे पास माइनर प्रोडक्ट। ये आ गया होगा मेजर प्रोडक्ट और ये आ गया होगा माइनर प्रोडक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। अब एक बात बताओ, ये मेजर क्यों रहा होगा? ये भी तो माइंड लगाओ, ये मेजर क्यों रहा होगा? क्योंकि ये जो बनने वाली एल्कीन है इसके इसमें से और इसमें मुझे कंपेयर करना पड़े, दोनों एल्कीन में अगर कंपेयर करने पड़े तो कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी? जरा सोच के बताओ। बोलो बोलो, कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी बेटा जी? बोलो बोलो। आप कहोगे सर एल्कीन की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है हाइपर कॉन्जुगेशन पे। इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने होंगे? 2, क्योंकि 2 अल्फा हाइड्रोजन है और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो इसके अल्फा हाइड्रोजन भी 6 है, तो ज्यादा स्टेबल ये हुई होगी। यही कारण है कि ये ज्यादा स्टेबल होगी और ज्यादा बनेगी अमाउंट में। यस। क्या आप लोग इस लॉजिक के साथ आगे बढ़ पा रहे हो कि वाई सेजब इज मोर स्टेबल, वाई सेजब इज मेजर प्रोडक्ट इन केस ऑफ छोटा मोटा बेस? बोलो बोलो। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, डन है। अब जरा देखिए, एल्काइल हैलाइड मेरे पास क्लोराइड है, लेकिन बेस कौन सा आ गया? बहुत बड़े वाला आ गया। बेस कौन सा आ गया? बड़े वाला आ गया, लार्ज बेस आ गया। अगर ये लार्ज बेस है, मैंने बोला था चाहे तो एल्काइल फ्लोराइड हो या बेस बड़ा हो, प्रोडक्ट आपके पास 2 बनेंगे। अगर प्रोडक्ट आपके पास 2 बने तो एक प्रोडक्ट बनेगा क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH, ये CH2, ये CH3 प्लस इधर मैंने लिखा CH3, इधर CH डबल बॉन्ड CH और इधर CH3। ठीक है भाई, इन दोनों में से अगर ये अल्फा है और ये बीटा है, आप मुझे जल्दी से बताइए मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? बोलो बोलो, कौन सा ज्यादा मेजर प्रोडक्ट होगा बेटा? यस, करेक्ट आंसर आ गया भाई। तुम लोग तो सीख गए हो भाई। ये हमारे पास क्या हो गया? मेजर प्रोडक्ट हो गया। ये हमारे पास मेजर और ये हमारे पास माइनर प्रोडक्ट हो गया भाई। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ो, जरा इधर देखो। इधर आपके पास बेस छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई एक कंडीशन होनी चाहिए भी होफमान के लिए। इस बार एल्काइल हैलाइड एल्काइल फ्लोराइड है। मैंने यहां पर जब इस फ्लोरीन को निकालूंगा, या तो हाइड्रोजन इधर से निकलेगा इस वाले बीटा कार्बन से, या फिर इस बीटा कार्बन से। 2 एल्कीन बनाई, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, इधर बाय बेटे CH3। आगे मैं कह रहा हूं कि ये मेरे पास CH3, CH डबल बॉन्ड CH और ये मेरे पास CH3। ये मेरे पास कौन सा प्रोडक्ट है? सेटजेफ। और ये कौन सा है? होफमान। आप जल्दी से बताइए, जो 4th रिएक्शन है, 4th रिएक्शन थी, कौन सी थी? अच्छा, 5th रिएक्शन थी। हां, जो 5th रिएक्शन है बेटा, इस 5th रिएक्शन में मेजर कौन है और माइनर कौन है? चैट बॉक्स में बताइए, मेजर कौन है, माइनर कौन है? बोलो बोलो। यस सर, इस बार मेजर जो होगा ना वो होफमान होगा। इस बार मेजर जो होगा वो होफमान होगा सर। बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे फिंगर टिप पे क्वेश्चन होंगे तुम्हारे, चेक कर लेना। चाहे जब आप मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे, किसी भी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे, पीवाई के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे, यही लॉजिक मैं बोल रहा हूं कि ये धरती पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉजिक है इस रिएक्शन का। ये 3-4 पॉइंट आपने पढ़ लिए, कोई ऐसा नहीं है जो आपका क्वेश्चन सही होने से रोक दे। बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे। बहुत बढ़िया भाई, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगली रिएक्शन में। यहां पर एल्काइल फ्लोराइड भी ब्रोमीन, बेस भी बड़ा, बेस भी क्या है? बड़ा है।
तो अगर मैं यहां पर दो एल्कीन बनाता हूं, CH3 सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH, इधर मैंने CH2 CH3, ये मेरे पास क्या बनेगी, होफमान, और इधर बनेगी CH3 C डबल बॉन्ड सॉरी CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये बनी सेटजेफ। तो जल्दी से बताइए बेटा जी, जल्दी से बताइए इस केस में कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, बोलो बोलो, इन दोनों में कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, होपमान या सेटजेफ? इस बार भी सर होपमान ही होगा, क्योंकि बेस हमारे पास लार्ज है, एल्काइल हैलाइड हमारे पास फ्लोराइड है, तो ये मेरे पास हो जाएगा मेजर। क्या हो जाएगा, मेजर। और ये क्या हो जाएगा, बोलो सर, ये हो जाएगा माइनर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। बेस हमारे पास स्मॉल है, बेस हमारे पास स्मॉल है, और ये एल्काइल ब्रोमाइड है। अगर इधर से हाइड्रोजन गया तो होपमान बनेगा, इधर से गया तो सेटजेफ बनेगा, क्योंकि सेटजेफ क्या कहता है कि हेलोजन के साथ साथ हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन से निकलना चाहिए जिस पर पहले से ही हाइड्रोजन कम थे, और होपमान कहता है कि ब्रोमीन के साथ साथ यानी हेलोजन के साथ साथ हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन से निकलना चाहिए जहां पर हाइड्रोजन क्या पहले से ज्यादा थी। तो अगर मैं यहां पर यह कंडीशन लेता हूं और दो प्रोडक्ट बनाता हूं, CH3 C, ये तो मैंने एज इट इज रखा, डबल बॉन्ड CH और CH2 और CH3, ये मेरे पास सेटजेफ हो जाएगा भाई। और आगे देखो, दूसरा कंपाउंड है CH3 CH, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और इधर हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा मेरे पास होपमान। आप मुझे बताइए रिएक्शन नंबर 7 में, रिएक्शन नंबर 7 में कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, बोलो बोलो। होपमान वाले केस में स्टेबिलिटी से चेक नहीं करते, वहां पर अलग कंडीशन होती है बेटा E2 मैकेनिज्म की। बिल्कुल सही बात, यहां पर आएगा सेटजेफ प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट बिकॉज एल्काइल हैलाइड इज एल्काइल ब्रोमाइड, और बेस भी हमारे पास स्मॉल है, दोनों कंडीशन ही फेवर में है हमारे सेटजेफ के। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए भाई, बताइए क्या होगा। चलो टर्शियरी ब्यूटैक्सी तो मैंने फिर भी बहुत बड़ा लिया, छोटा ही ले लेता हूं, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH। आप लोग जानते हैं अपनी रिएक्शन में प्रोडक्ट भी लिखते रहना बेटा साथ साथ, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि फ्लोरीन के साथ या तो इस बीटा कार्बन से जाएगा या इस बीटा कार्बन से जाएगा, CH3 CH CH3 ये हो जाएगा हमारे पास क्या, सेटजेफ, और ये हो जाएगा CH3 CH होफमान। चलिए भाई बताइए जल्दी से, इनमें से कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा बेटा, 2 मिथाइल पेंटूइन, वेरी गुड। और नहीं नहीं नहीं, जब आप इधर नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 4 मिथाइल पेंटूइन आएगा। होपमान विल बी द मेजर प्रोडक्ट, होपमान विल बी द मेजर प्रोडक्ट, वेरी गुड। अब मुझे आप एक बात बताओ बेटा प्लीज, आपको कसम है, ठीक है, आप मुझे बस एक बात बताओ, क्या आपको डिहाइड्रोहेलोजिनेशन की रिएक्शन अगर आपके पेपर में आ जाए इसी टाइप की रिएक्शन, तो क्या आप कर लेंगे? अब आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई कि नहीं, बोलो बोलो। अब आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई कि नहीं आ गई, यस और नो? क्या ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हुआ कि नहीं? यस, बहुत बढ़िया।
यस, अपने पर पूरा भरोसा रखिए कि आप इस टाइप के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। बहुत बढ़िया भाई, छुट्टी नहीं दूंगा अभी। देखो 5:15 से क्लास है, मेरे पास समय है 2-4 मिनट आगे खिसकाने का, तो करने दो मुझे काम। हाँ जी, ये तो मैंने तुम्हें सिखाया। कहानी ये आ गई आपके सामने। इसने बोला है इन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, इसने बोला है इन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन की जब आप हाइड्रोजन और हेलोजन को भगाते हो एल्काइल हैलाइड से, हाइड्रोजन एंड हेलोजन आर रिमूव्ड फ्रॉम द सेम कार्बन एटम, फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम्स, फ्रॉम आइसोलेटेड कार्बन एटम्स, फ्रॉम एनी टू कार्बन एटम्स। प्लीज गिव द आंसर ABCD, प्लीज गिव द आंसर ABCD। कोई बात नहीं है, आप आधे घंटे में, मतलब 4:45 से लेकर 5:15 के बीच का आधा घंटे का गैप होता है, उसमें मैनेज कर लेना आज, ठीक है। अगर तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा हो, सर में दर्द हो रहा हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन करिए। मेरा मेन मोटो है आपको सिखाना और क्वेश्चन करवाने हैं। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन। ओ भाई साहब सुन लो, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ द इथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एल्काइल इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड का पहले तो स्ट्रक्चर लिख लेते हैं हम लोग, CH3CH2Cl। रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ? एल्कोहलिक KOH के साथ। अब इसने कहा प्रोडक्ट बनेंगे क्या क्या, देखकर बताइए कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे बेटा, बोलो बोलो, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा इस बार? आप लोगों को लग रहा होगा यस कि सर ये क्लोरीन निकलेगा, ये क्लोरीन निकलेगा और इधर से हाइड्रोजन निकलेगा, तो कहीं ना कहीं यहां से HCl बाहर निकला होगा, है ना? वेरी गुड। और तुम लोग जानते हो कि HCl तो हमारे पास एसिड है, रिएक्शन में इसका फूफा बैठा हुआ है बेस, ये बेस छोड़ेगा थोड़ा ही उसको। जब KOH एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो KCl सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा कि नहीं? सॉल्ट एंड वाटर बनेगा कि नहीं बनेगा साइड बाय साइड? ये समझ में आ गया, एल्कीन बनी, फिर HCl ने KOH का KCl बना, वाटर बना। अब सभी बच्चों का आंसर C आ रहा है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब जरा देखो आगे, ये कह रहा है द ईज ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डिफरेंट हेलोजेंस इन द ऑर्डर। ये तो मैं समझाऊंगा, ये मैंने सोचा था कि नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूं। इधर देखो, मान लीजिएगा एक अल्काइल हैलाइड है ये CH3CH2I, एक है हमारे पास CH3CH2Br, एक होगा हमारे पास CH3CH2Cl और एक होगा CH3CH2F। आप खुद कंपेयर करिए। मान लीजिए कि बेस इनके साथ रिएक्शन करने आया, बेस इनके साथ भी रिएक्शन करने आया, बेस इनके साथ भी रिएक्शन करने आया और बेस इनके साथ भी रिएक्शन करने आया, तो हाइड्रोजन को निकालना तो सब में कॉमन है ना भाई, हाइड्रोजन को निकालना तो सब में कॉमन है, उसमें तो हम कंपेयर कर नहीं सकते। लेकिन हमें यह बात समझ में आई कि सर CI बॉन्ड जो है इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी है, CI की बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी है, तो बॉन्ड क्या रहा होगा? सबसे वीक रहा होगा। बॉन्ड अगर वीक रहा होगा तो जल्दी से टूट जाएगा, जल्दी से टूटेगा तो जल्दी से एल्कीन बन गई होगी। इसका मतलब क्या हुआ? एल्काइल आयोडाइड ज्यादा रिएक्टिव होंगे, फिर उसके बाद RBr, अगर नोट करोगे तो RI ज्यादा, फिर RBr, फिर RCl, फिर RF। ये नोट भी कर लेना कॉन्सेप्ट भी, ये कॉन्सेप्ट भी नोट कर लेना और इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा आयोडाइड ब्रोमाइड क्लोराइड, ए आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धमाकेदार माहौल बनाया हुआ है तुम लोगों ने, सही आंसर है। इस नोट पॉइंट को लिख लेना अलग से नोटबुक के बराबर में, ये सब उसी का पार्ट है। आगे बढ़िए भाई। चलो आगे की रिएक्शन हम करवाएंगे अगली कक्षा में, तब तक आप पढ़ते रहिए, मजे लेते रहिए और क्वेश्चन लगाकर देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी दिवाली।